हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ईवीएस का एनसीईआरटी के ईवीएस का पहला और दूसरा चैप्टर को पढ़ा था। आज हम लोग तीसरे और चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी का रूप हमेशा दिन पे दिन बदलता रहता है। जैसे कि पृथ्वी जो है वो आपको पता होगा कि पृथ्वी हमारी हमेशा गति करती रहती है। एक वृत्तीय रूप में वो गति करती है। वो भी गति का कारण है कि पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों तरफ दो बल कार्य करते हैं। जो अंदर बल कार्य करता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बाहर कार्य करता है उसे बहिर्जनित बल कार्य कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी पिघले हुए मैग्मा के कारण गति करती है, जिसके कारण दो बल लगता है, एक अंतर्जनित बल, एक बहिर्जनित बल। ठीक है। और जब अंतर्जनित बल कार्य करता है तो उसमें दो तरह का बल कार्य करता है। अंतर्जनित बल में भी दो तरह का बल कार्य करता है, एक आकस्मिक बल, एक पलट रूपण बल। ठीक है। ये आकस्मिक बल क्या होता है? जो बल अचानक कार्य करे उसे आकस्मिक बल कहते हैं। और जो बल धीरे धीरे हमें पता चले, जैसे धीरे धीरे उसमें बदलाव हो, पलटे, इधर उधर हो, जो हमें जिसके बारे में हमें एक उम्मीद लगा सके, वो पलट रूपण बल होता है। और जो अचानक बल हो, जो अचानक कार्य करे बल, उसे आकस्मिक बल कहते हैं। जैसे आकस्मिक बल के कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटता है, भूकंप आता है, भूस्खलन होता है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर जब बल कार्य करता है आकस्मिक बल, तो अचानक पृथ्वी हिलने लगती है बहुत ज़ोर से। आप लोग भूकंप का झटका महसूस करेंगे। कभी कभी जो मैग्मा अंदर होता हुआ जो अंदर मैग्मा होता है पिघला हुआ, वो काफ़ी दिनों से रहते इसके बाद अचानक एक दिन फूटता है ज्वालामुखी की तरीके से। वही ज्वालामुखी होता है। जब फूटता है तो अंदर से मैग्मा, लावा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं, वही ज्वालामुखी होता है। भूस्खलन, जैसे अचानक पृथ्वी का जैसे कि कभी कभी ज़मीन कहीं की टूट जाती है, जैसे पहाड़ कभी खिसक जाता है, उसको भूस्खलन कहते हैं। कटाव या गिरना, ये सब भूस्खलन होता है। और पलट रूपण बल जो होता है, इसके कारण पर्वत निर्माणकारी बल भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये बल पलट रूपण बल के कारण ही पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि कभी कभी जब पृथ्वी हमारी हिलती रहती है तो अचानक से कभी जमाव जहाँ है या वहाँ से पृथ्वी अचानक ऐसा दबाव अंदर से पड़ता है कि पृथ्वी वहाँ से ऊंचाई लेके उठ जाती है, जहाँ से हमें पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। और अब आगे हम पढ़ते हैं बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल किसे कहते हैं? जो बल बाहर की तरफ कार्य करता हो, पृथ्वी के बाहर जो कार्य करता है बल, उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। ठीक है। बहिर्जनित जो बल होता है उसके कारण अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन और निक्षेपण अपर्दन होता है कटाव। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जब आंधी तूफान चलता है, बालू का टीला इसका एक अच्छा उदाहरण है। जैसे रेगिस्तान में आप देखते होंगे कि जब हवा चलती है तो वहाँ से बालू कूड़ा के या बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो कटाव करने लगती हैं, उसे अपर्दन कहते हैं। और निक्षेपण जैसे पानी का बहाव जब होता है तो मिट्टी का निक्षेपण कर देती है। मिट्टी का निक्षेपण जैसे कि वहाँ से मिट्टी को बहा के लेके जाती है, वहाँ से कंकड़, पत्थर या छोटे छोटे जीव जंतु सबको निक्षेपित करके वो आगे चली जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। अब हम लोग जैसे देखिए, इसमें दिया भी गया है, नदी, बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये सब बाहरी बल के कारण होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये ज्वालामुखी के बारे में दिया गया है। देखिए ज्वालामुखी,
ये देखिए, ये जो हिस्सा है, यहीं जो लावा है, मैग्मा है, ये सब पिघले हुए अवस्था में रहता है। यहीं पे जब पृथ्वी गोल वृत्ताकार आकार में घूमती है, फिर यही बल कार्य करता है और ये बाहर की तरफ निकलता है। मैग्मा, लावा, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलेंगे। इसके बाद इसे क्रेटर कहते हैं। जहाँ से ये लावा मैग्मा निकलता है, इसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है। फिर ये देखिए, ये यहाँ से बहता हुआ नीचे आएगा, जिसे लावा कहते हैं। मैग्मा, यहाँ देखिए, इसे जहाँ मैग्मा इकट्ठा है पहले, उसे मैग्मा कोष्ठ कहते हैं। पृथ्वी के अंदर, फिर ये जब पृथ्वी के बाहर जब आता है, तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा होता है ना, जो अंदर से परपटी होती है, उसी ये भू परपटी है। फिर यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है। गैस व राख क्रेटर से निकलता है। ठीक है। अब हम लोग देखिए, जैसा कि दिया गया है, असली प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह का कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जैसे जब पृथ्वी के अंदर की प्लेटें होती हैं, वो जब हिलती हैं, मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा के कारण जो पृथ्वी हिलती है, तो प्लेटें हिलती हैं, खिसकने लगती हैं, तब हम भूकंप के झटके का महसूस करते हैं। ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि भूकंप को हम लोग नापते भी हैं रिएक्टर स्केल से। ठीक है। दो, मतलब जैसे रिएक्टर स्केल का मान जब 2 होता है, तो उस भूकंप के झटके को हम बहुत कम महसूस करते हैं, मतलब नाम मात्र महसूस करते हैं। और सबसे जो हाई रिएक्टर का मतलब झटका होता है, 6.96 से एबव जो होता है, उसका हम अच्छी तरीके से उस झटके को महसूस करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया भी, एक फिगर के माध्यम से दिखाया भी गया है कि पृथ्वी का ये जो भाग है, यहाँ से ऐसे ऐसे पृथ्वी गति कर रही है। पृथ्वी के अंदर की प्लेटें मैग्मा गति कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये इस हिस्से को, एक सेकेंड, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है। अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र, जो अधिकेंद्र वाला हिस्सा होता है, जैसा कि ये अधिकेंद्र वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से भूकंप की तरंगें निकलती हैं। और ये जो अधिकेंद्र के एक सेकेंड, ये अधिकेंद्र के जो पास का हिस्सा है, जैसे ये हिस्सा, ये अधिकेंद्र हो गया, ये अधिकेंद्र के पास का हिस्सा हो गया। जो अधिकेंद्र के पास का हिस्सा होता है, यहाँ पे हमें भूकंप के झटके सबसे तेज महसूस होते हैं। ठीक है। और यहाँ से जितना ही दूर ये महसूस होगा, मतलब जो दूर का जगह होता है, यहाँ पे भूकंप की तरंगें धीरे धीरे कम हो जाती हैं और कम महसूस होती हैं। ठीक है। भूकंप की 3 तरंगें होती हैं। पी तरंगे, जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एस तरंगे, जिसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। एल तरंगे, जो पृष्ठीय तरंगे होते हैं। इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट या सी टेट में भी ये पूछता है। सी टेट में आप लोग जानते होंगे कि लगभग हमसे फैक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, समझ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रट्टा ना मार के हम लोग समझते हुए चलेंगे। आगे का देखते हैं हम लोग। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया मुख्य स्थल आकृतियाँ। अपक्षय किसे कहते हैं? जो शैलें जब टूटती हैं तो अपक्षय की क्रिया होती है इसे। ठीक है। और देखिए, यहाँ देखिए, भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे कि जब जल का बहाव होता है या हवा बहुत तेज चलती है, तो कहीं कहीं मतलब मिट्टी को उड़ा के या बहा के, या कोई पत्थर या कोई पहाड़ जब टूटता है, तो भी हमें मतलब अपर्दन की क्रिया होती है। ठीक है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसके कारण
स्थान पर निक्षेपित होते हैं, निक्षेपित कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है। अपरदन और निक्षेपण के कारण ही धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे का नदी के कार्य। नदी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि नदी का मतलब कहीं ना कहीं से उसका नदी का जन्म होता है या उद्गम स्थान जिसे कहते हैं, जहाँ से नदी का बहाव होता है। जब नदी बह के आती है तो अचानक किसी ऊंचाई वाले स्थान से अचानक जब गिरती है नीचे, ठीक है, बहते हुए नहीं, अचानक गिरते हुए, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिया गया है, अचानक गिरते हुए। देखिए ये जो हिस्सा है ये अचानक गिर रही, यहाँ से ये खड़ा है, ठीक है, यहाँ ये बह नहीं रही है। बहने का मतलब जैसे कि ऐसे ऐसे नदी बहती है, और गिरने का मतलब ये सीधा अचानक नीचे गिर जाए, बीच में कुछ ना रहे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसे जब ये अचानक गिरती है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसे जलप्रपात कहते हैं। जब ये नीचे अचानक गिरती है नदी, इसे जलप्रपात कहते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे नदी जब आगे पीछे हम लोग देखें कि नदी जब अचानक गिरती है उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। फिर जब ये नदी यहाँ से ऐसे जलप्रपात से मान लीजिए, ठीक है, यहाँ नदी से ये गिरती है, फिर यहाँ गिर के फिर यहाँ ये मैदानी स्थान पे ऐसे ऐसे बहते चली जाती है। ठीक है, बहते हुए चली जाती है। फिर ये जब बहती है, एक सेकंड, ये फिगर हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ से नदी गिरी हुई है, ये मैदानी स्थान पे आई है। ठीक है, मैदानी स्थान पे आ गई, फिर यहाँ से मोड़दार रूप लिए हुए बहते हुए चली आ रही है, ऐसे मोड़दार। जब ये मोड़दार तरीके से आ रही है नदी, इसे मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो नदी के इसे मतलब इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये सब विसर्प की मतलब मोड़ है। ठीक है, मतलब ये नदी का मोड़ है जिसे विसर्प कहते हैं। जब ये विसर्प ऐसे बहती है तो कुछ हिस्सा जैसे मिट्टी का यहाँ छोड़ दी, निक्षेप करके। ठीक है, तो इसे लूप कहते हैं। आगे देखते हैं। जब ये अलग हो मतलब कट जाती है, जब ये विसर्प से अलग हो जाता है ये हिस्सा, तो यहाँ पे अवसाद जम जाते हैं। जैसे जब ये नदी जो चीज़ें बहा के लाई है, यहाँ पे इसे छोड़ के फिर ये बह के चली जाती है नदी, यहाँ पे जब ये जमाव हो जाता है तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से काफ़ी जमाव, मतलब छोटा छोटा पत्थर, जानवर, जीव जंतु जो भी हैं सब यहाँ पे जम जाते। जब ये जम जाता है तो यहाँ पे चाप झील का मतलब निर्माण करती है, और यहाँ पे मतलब चाप झील जब बन जाती है तो फिर यहाँ पे बाढ़कृत मैदान का निर्माण भी करती है। फिर ये प्रवाह आगे चल के जब ये नदी ये तो यहाँ पे निर्माण कर दी, फिर नदी आगे जाते जाते धीमी हो जाती है इसकी गति। ठीक है, फिर जब ये नदी धीमी हो जाती है तो कई हिस्सों में बट जाती है। जैसे मान लीजिए नदी है, जब ये नदी धीरे हो जाएगी, इसका मतलब इसका बहाव इसका जब धीरे हो जाता है तो ये वितरिकाओं में बढ़ जाती है, मतलब कई हिस्सों में बढ़ जाती है, तो इसे वितरिका कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए देखे क्या होंगे, घर में ही हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग किसी गिलास से या किसी चीज़ से पानी गिराते हैं तो जब वहाँ से गिराते हैं दूर से, तब वो एक धार से गिरती है ऐसे ऐसे, लेकिन जब नज़दीक मतलब काफ़ी दूर चली जाती है तो ये छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, उसे भी तरीका कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये भी तरीका है, इसे भी तरीका कहते हैं। यहाँ ये नदी है, ये बहते हुए जब यहाँ धीमे हो गई, धीमी गति इसकी हो गई, तो ये कई हिस्सों में बट गई, इसे भी तरीका कहते हैं। ठीक है, वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करके वहाँ पे अवसाद इकट्ठा कर लेती है, मुहाने का निर्माण करके वहाँ पे अवसाद इकट्ठा कर लेती है, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देती है। अब ये देख लीजिए समुद्री तरंगे। समुद्री तरंग के अपरदन व निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं।
जैसे कि ये समुद्र के अंदर भी बहुत सी तरंगें चलती हैं, जिसके कारण भी मतलब विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति बनती हैं। पत्थर जो होता है, नदी की तरंगें, जब नदी की मतलब समुद्र जो बहाव तेज़ी से, ज्वार भाटा जानते होंगे कि समुद्र में आता है, तो बहुत तेज़ी से बहाव जब लाते हैं तो धक्का मार मार के उस पत्थर को तोड़ देते हैं, कुछ न कुछ आकृति उसको दे देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी समुद्री गुफा बन जाती है। ठीक है। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये हिस्सा होता है, जब ये जो हिस्सा है, ये इसको इतना मतलब समुद्री जल जो इसको इतना तेज़ी से मारता है कि ये सब चीज़ें टूटते चली जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें टूट के केवल ऐसे ऐसे बच की छत बची होती है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक तरीके का, यहाँ पे तोड़ के, ये तोड़ के इसे ये मार के जो समुद्री जल है इसे धक्का मार मार के तोड़ दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक गुफा टाइप का बन के, इसे ही तटीय मेहराब कहते हैं। और देखिए यहाँ पे इस तरीके का समुद्री गुफा बना हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद आप लोग जानते होंगे, हिमनद उसे कहते हैं जो मतलब हिमनद या हिमानी बर्फ भी उसे कहते हैं। हिमनद को हम हिमनद या हिमानी बर्फ वाली नदियाँ भी कह सकते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। अगर गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थर भूदृश्य का अपरदन करती हैं, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। ठीक है। जैसे कि हिमनद मतलब एक मतलब बर्फ़ की नदी एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये जो होती हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये जब धीरे धीरे पिघलने लगती हैं बर्फ़, तो ये गर्त बन जाती हैं। ठीक है। फिर ये जब गर्त बन जाती हैं, जब पानी वहाँ इकट्ठा होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो अचानक से वहाँ से पानी गिरता है, तब वहीं पे सुंदर झील का निर्माण कर देती हैं तथा छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पवन के कार्य। पवन का कार्य स्पेशली हम लोग मतलब जैसे एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि पवन खास करके अपरदन और निक्षेपण ही करता है। जैसे आप लोग छत्रक शैल भी देखे होंगे, बालू की टीला भी देखे होंगे। जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो बालू के रेत को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है और वहाँ पे बालू को छोड़ देगी। इसके बाद जब बालू वहाँ बालू गिर जाता है, जिससे बहुत बड़े बड़े बालू के टीलों का निर्माण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान में ऐसे ऐसे आकार के ये जो होता है ये जल के मतलब वायु के कारण ही होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जब वायु चलती है तो यहाँ के जगह को काट देती है जहाँ पे छत्रक बन जाते हैं। ठीक है। उसे छत्रक शैल भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बालू कण विभिन्न क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, इसे लोयस कहते हैं। जो बालू का कण जब बहुत जगह पे चला जाता है उड़ के, उसे ही लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है। यहाँ से हमारा चौथा चैप्टर शुरू होता है। अब हम लोग देखते हैं वायु का संगठन। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस जो होती है नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। ठीक है। और यहाँ पे 0.93% आर्गन पाई जाती है। और इसके बाद 0.04 ये इस मतलब जो ये होती है, ये गैसें, अन्य गैसें, ये इसमें बहुत तरह की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें जैसे रेडान, मतलब सारी गैसें जो बची हुई हैं, इनके अलावा सारी गैसें इसमें पाई जाती है 0.04 में। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नाइट्रोजन गैस है वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। यह हम मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जाती है। ठीक है।
लेकिन नाइट्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं वो अपना मतलब पौधों को एक तरीके से ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त कर दलहनी फसलों के कारण नाइट्रोजन गैसों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस पैदा करने वाली गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस है, क्योंकि ये जो हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जो हमारी पृथ्वी पे अन्य गैसें हैं, कल कारखाने, ये इन सबों से बहुत सी गैसें निकलती हैं, जिसे ऊपर पूरी तरीके से ना भेज के एक तरीके का लेयर जमा कर दे, मतलब अपना लेयर बना लेती है, जिसके कारण ये सब गैसें जो होती है पूरी तरीके से ऊपर नहीं जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो मतलब हमारी पृथ्वी है सभी वातावरण देती रहती है, गर्मी ठंडी। नहीं तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, तो हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरीके से ठंडी होती। ठीक है, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, और इसे आप लोग याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके, क्योंकि ये सीटेट और यूपी टेट सुपर टेट में भी पूछा गया था। ठीक है, जो ये कल कारखाने या फैक्ट्रियों से जो गैसें निकलती हैं जो ऊपर नहीं जा पाती हैं, उसे भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और इसी के कारण जब ये ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान जब ऊपर पूरी तरीके से नहीं जाता है, तो उसी के कारण बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघल रहा है, और इसी के कारण समुद्र में जलस्तर में वृद्धि, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है, जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जीव जंतु भी विलुप्त होते चले जा रहे हैं, और ये आगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पढ़ चुके। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, यहाँ हम लोग देखते हैं ये हिस्सा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, देखिए जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, ऊपर की मतलब ऊपर की तरफ उठती है वायु जब गर्म होती है, और जब वायु ठंडी होती है तो नीचे की तरफ बैठती है। जब वायु ऊपर चली जाती है तो जो ठंडी हवा होती है वो जगह घेर लेती है और वहाँ पे ठंडा महसूस करवाती है। आगे देखते हैं भूमंडल की संरचना। हम लोग वायुमंडल की संरचना अब हम लोग पढ़ते हैं। वायुमंडल में जो जहाँ पे ढेर सारी वायु रहती हैं, सारी गैसें पाई जाती हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। ये कई मंडल में भी विभाजित है, जैसे पहला मंडल क्षोभ मंडल, समताप मंडल। देखिए पहला मंडल क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो क्षोभ मंडल है, जब पृथ्वी की सबसे, देखिए ये क्षोभ मंडल है, जो ये देखिए माउंट एवरेस्ट है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला हिस्सा है, 13 किलोमीटर, हमारी पृथ्वी से ऊपर 13 किलोमीटर की ऊंचाई को क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ पे वायुमंडल की सभी क्रियाएं, जैसे कि बारिश, मौसम बदलना, हर चीज़ होता रहता है, मौसमी सारी क्रियाएं होती है, इसलिए इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्षोभ सीमा, और क्षोभ सीमा मतलब क्षोभ मंडल जहाँ ख़त्म होता है और समताप मंडल जहाँ से शुरू होता है उसे क्षोभ सीमा भी कहते हैं। ठीक है, और समताप मंडल को हम लोग देखते हैं। समताप मंडल वो मंडल है जो मतलब यहाँ का तापमान बिल्कुल बराबर होता है, यहाँ पे मौसमी क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं, उसे ही समताप मंडल कहते हैं। यहाँ का तापमान या सब कुछ बराबर होने के कारण ही यहाँ का तापमान बराबर होने के कारण ही यहाँ पे वायुयान, हवाई जहाज़, जेटयान, विमान चलाया जा सकता है। समताप मंडल में एक चीज़ पाई जाती है, वो है ओजोन परत, जो हमारे मतलब ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए ओजोन परत पाई जाती है, इसी में है, वो समताप मंडल में ही है। ठीक है, और यहाँ का तापमान नीचे की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होता है।
और समताप मंडल जहाँ ख़त्म होता है और उसके ऊपर से मध्य मंडल का मतलब शुरुआत होता है, तो उसे समताप सीमा भी कहते हैं। मध्य मंडल किसे कहते हैं? मध्य मंडल वो मंडल है जहाँ पे मतलब कोई भी क्रियाएं नहीं होती रहती हैं। मध्य मंडल जो होता है यहाँ का वातावरण जो होता है सबसे ठंडा होता है। आकाश से जो आने वाली उल्कापिंड होती है वो इसी मंडल में आकर के जलती है। ठीक है। क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई था वो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो 13 किलोमीटर है। ठीक है। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर है। और जो मध्य मंडल होता है वो 50 से 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। ठीक है। अब आता है बहिर्मंडल, वायुमंडल, जिसे हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल वो मंडल होता है जहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है और यहाँ का तापमान बहुत ही तेज़ होता है, लगभग 80 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पे हम लोग जैसे रेडियो प्रसारण या उपग्रह ये सब जो छोड़े जाते हैं वो वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं और ये 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है। अब वायुमंडल से ऊपर आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो होता है यहाँ पे सूर्य की लपटें चलती रहती हैं। ठीक है। यहाँ पे सूर्य की लपटें चलती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? मौसम उसे कहते हैं जो हमेशा एक दिन में कई मौसम आते रहते हैं, जैसे कि कभी बरसात होने लगती है, कभी धूप हो जाएगी, तो कभी ठंडा महसूस होने लगता है, तो उसे मौसम कहते हैं। और जलवायु उसे कहते हैं जो काफ़ी टाइम मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो उत्तर में राज्य हैं वहाँ का जलवायु काफ़ी ठंडा है और जो पश्चिम में है मतलब हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है। कहीं पे हमेशा 12 महीने ठंडा ही रहता है, कहीं पे 12 महीने कभी मतलब वहाँ का जलवायु गर्म होता है एक तरीके से। जैसे कि मौसम जो होता है वो मतलब डेली का डेली चेंज होता रहता है। जैसे कभी धूप हो जाती है तो कभी छाया हो गई, कभी बारिश हो गई तो कभी ठंडी लगने लगी, कभी कुछ होता है, तो इसी मौसम कहते हैं। और जो जलवायु होती है वो काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक ही जैसा जब मौसम रहता है तब वहाँ पे उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है। और तापमान उसे कहते हैं जैसा हम महसूस करते हैं, जैसा टेम्परेचर हम महसूस करते हैं, जैसे कि कैसा हम महसूस कर रहे हैं। आज हमें बहुत ठंडा महसूस हो रहा है और कभी हमें बहुत गर्म महसूस होता है, तो उसे तापमान कहते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।